के वर्ण और वर्णमाला विचार। तो आज हम इन्हीं को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम वर्ण को समझ लेते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इन्हीं ध्वनि को या इसी ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। हमने जो लास्ट का वीडियो था उसमें भाषा को अच्छे से समझ लिया था कि हमारी अभिव्यक्ति का साधन या हम अपने विचारों को जब एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसी साधन को भाषा कहा जाता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, उसी ध्वनि को वर्ण कहा गया है। और वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी के जो वर्ण हैं, हिंदी के जो अक्षर है वह देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जब हम इन वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में या एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से रख देते हैं तो यह वर्णमाला कहलाते हैं। और हिंदी में कुल 52 वर्णमाला है। हमारे जो वर्णमाला है या जो अक्षर है वह 52 है। तो हम अ से ज्ञ तक के जो वर्ण लिखते हैं, जो अक्षर लिखते हैं, उन्हीं अक्षरों को, उन्हीं वर्णों को वर्णमाला कहा जाता है। और इस वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हम इन्हें एक एक कर समझेंगे। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और अच्छे से समझिए। अब हम यहाँ पर स्वर को देख लेते हैं। आपने छोटी कक्षा में अनाराम सीखे ही होंगे, अभी भी पता नहीं किस किस को याद है। सबसे पहले स्वर को समझते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, या वे ध्वनियाँ जिसके उच्चारण के समय हवा मुंह से बिना रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है या उन्हें स्वर कहते हैं। जो हमारे हिंदी के स्वर है वह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और जो टोटल स्वर है वह है 11 स्वर होते हैं। यहाँ पर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये टोटल 11 वर्ण हमारे स्वर कहलाते हैं। और ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इसे बोलने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अह और अम 2 चीज़ और रहती है जो हम स्वर के अंतर्गत लिखते हैं। लेकिन जो अम है उसे हम अनुस्वार कहते हैं और जो अह है उसे विसर्ग कहा जाता है। इन 2 को अयोग्यवाह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 11 और 2 कितने हो गए? 13। अब हम मात्राओं को भी जान लेते हैं, क्योंकि जो मात्राएं होती है वह स्वर से ही संबंधित होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने मात्रा लिखी है, तो अ की तो कोई मात्रा होती ही नहीं है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, इन सब की मात्रा है। हम जब इन्हें गिनते हैं तो टोटल होता है 10। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मात्राएं टोटल कितनी है तो आपका आंसर होगा 10 या 10। तो जो हिंदी की मात्राएं है वह 10 होती है। आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे स्वर है उनका वर्गीकरण भी किया गया है। तो यहाँ पर हम उच्चारण और मात्रा के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण है या स्वरों को बांटा गया है वह देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ह्रस्व स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो जब भी कम समय लगे तो ऐसे वर्ण को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर है। इसके बाद होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है
बड़ा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे या दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये सारे दीर्घ स्वर हैं। इसके अतिरिक्त एक होता है प्लुत स्वर। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। और ये कौन से वर्ण हैं? जब भी हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, जैसे ओ, या भगवान का नाम ले रहे हैं, हे राम या ओम, तो इस प्रकार जहाँ पर अधिक समय लग रहा है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर स्वर को अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम व्यंजन को समझ लेते हैं। लेकिन व्यंजन को समझने से पहले आप इस चार्ट को देखिए। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि जो वर्णमाला है वह टोटल 52 है। तो अभी तक हमने स्वर को, अनुस्वार और विसर्ग इन सब को समझ लिया। उसके नीचे आप देख रहे हो क से ग तक वर्ण लिखे हुए हैं। तो ऊपर के जो है उन्हें स्वर कहा। अब जो क, च, ट, त, प, य और श, ये जो 7 लाइन आपको दिखाई दे रही है यह व्यंजन कहलाते हैं। और मुख्य रूप से जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या 33 होती है, 33 होती है। जिसमें से ऊपर की जो 5 लाइन है जिसमें 5-5 वर्ण लिखे गए हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, जिनकी टोटल संख्या होती है 25। उसके बाद है य, र, ल व श, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी टोटल संख्या होती है 4। फिर है ऊष्म व्यंजन, उनकी संख्या भी 4। फिर छ, त्र, ज्ञ, श, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4। और 2 नीचे अतिरिक्त द्विगुण व्यंजन दिख रहे हैं, उनकी संख्या होती है 2। अब जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल हमारा 52 आएगा। तो यहाँ पर हमारी वर्णमाला 52 यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम व्यंजन को समझ लेते हैं। तो जो व्यंजन का उच्चारण है वह हमेशा स्वर की सहायता से होता है। जो हमने अभी स्वर को समझा था, तो उन्हीं स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है। और वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें ही व्यंजन कहा जाता है। जो व्यंजन होते हैं वह स्वर के बिना अधूरे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि जब हम क को बोलेंगे, आप बोल के देख लीजिए, क बोलिए तो क के साथ अ का उच्चारण हो रहा है। अ क्या है? स्वर है। तो इस प्रकार व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है। जो व्यंजन होते हैं वह 1.5 अक्षर से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर क आधा है और अ पूरा है। तो इस प्रकार जितने भी व्यंजन हैं वह सारे व्यंजन 1.5 अक्षर से मिलकर ही बने हैं। आप सभी को बोलकर देख लीजिए, वहाँ पर अ का उच्चारण होगा। और उनकी कुल संख्या 33 है। यहाँ पर 33 व्यंजनों की संख्या मानी गई है। अब हम स्पर्श व्यंजन को देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ को छूती हुई निकलती है उन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जब भी हमारे फेफड़ों के माध्यम से हवा बाहर आती है और जब हम कुछ बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो ये हवा हमारे मुख से निकलते समय इन 5 स्थानों को छूती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। और जो स्पर्श व्यंजन है वह टोटल 25 होते हैं। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर 5 लाइन है, क, च, ट, त और प, और पांचों लाइन में 5-5 वर्ण है, 5-5 व्यंजन है।
इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा गया है। अब यहाँ पर हम इनका उच्चारण भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ का उपयोग होता है। तो जो सबसे पहली लाइन है क वर्ग की, उसे आप बोल के देखिए। क, ख, ग, घ, ड या अंग। जब भी आप इन 5 अक्षरों को, 5 वर्णों को बोलेंगे तो जो हवा है वह हमारे गले से बाहर होगी, हमारे कंठ को छुएगी। फिर जो सेकंड लाइन है च, छ, ज, झ और इ, इन्हें जब भी हम बोलेंगे तो जो हवा है वह तालु को स्पष्ट करेगी। तालव्य, तो जो हमारे मुंह का भीतर का ऊपरी हिस्सा होता है और ऊपरी हिस्से का जो पिछला भाग होता है उसे तालु कहते हैं। आप च बोलिए तो आपके जो मुंह का ऊपरी हिस्सा है उसका जो पिछला भाग है वहाँ पर हवा स्पर्श होगी, इसलिए इसे तालव्य व्यंजन कहा जाता है। फिर जो थर्ड लाइन है ट वाली, ट, ठ, ड, ढ और अण, इनको जब हम बोलते हैं तो जो हवा है वह हमारे मुंह के जो हमारा ऊपरी हिस्सा है उसके आगे वाले भाग को स्पष्ट करती है, अगले वाले भाग को छूती है, तो उस भाग को मूर्धन्य या मूर्धा कहा जाता है। फिर होता है दंत या दांत। तो आप यहाँ पर ट वर्ग वाली लाइन का जब उच्चारण करते हो त, थ, द, ध, न, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो हवा है या जो हम जब बोल रहे तो हमारी जो जीभ है वह हमारे दांतों को छू रही है, इसलिए इसे दंत्य व्यंजन कहा जाता है। और लास्ट में जो लाइन दिख रही है उसे होस्ट या हॉट व्यंजन कहा जाता है। प, फ, ब, भ, म। जब हम इन व्यंजनों को, इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे जो होठ है वह एक दूसरे को छूते हैं, इसलिए इन्हें होस्ट या हॉट व्यंजन कहा जाता है। तो इस प्रकार जब भी हवा इन 5 हिस्सों को छूती हुई या स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और हमने यहाँ पर 5 वर्ग को भी देख लिया। आगे हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन को कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जब भी हम य, र, ल, व इनको बोलते हैं तो क्या होता है, इनका उच्चारण बीच में होता है। तालु, होठ, दांत और जीभ इनके निकट आने से ही इनका उच्चारण होता है, तो इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। अब हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट जो व्यंजन है उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला जो व्यंजन है वह है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। हमेशा हम जब भी ये 4 ऊष्म व्यंजनों को बोलते हैं तो हमें बड़ा कंफ्यूज होता है। श, श, स और ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म का अर्थ होता है गरम। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय घर्षण या रगड़ उत्पन्न होती है या इन्हें बोलते समय गरम हवा हमारे मुख से बाहर होती है, तो ऐसे व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। आप इन चारों ऊष्म व्यंजन को बोलिए। आप जब भी इन चारों व्यंजनों का प्रयोग करते हो, बोलते हो, तो हमारे मुख से गर्म हवा बाहर की ओर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो आप यहाँ ऊष्म व्यंजन को भी समझ चुके होंगे। अब हम देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन।
कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो छ, त्र, ज्ञ और श ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो वे व्यंजन जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और यह स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वह 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे यहाँ छ लिखा है, तो जो छ है वो कैसा बना है, क आधा है और साथ में श है, इसी से मिलकर छ बना है। अब त्र को भी देख लीजिए, ज्ञ को भी देख लीजिए और श को भी देख लीजिए। ये सारे जो चारों व्यंजन हैं वह 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब हम यहाँ जो हमारे 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं, द्विगुण व्यंजन हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो द्विगुण व्यंजन शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। जब भी द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग होता है, इनका प्रयोग हमेशा किसी वाक्य के मध्य में और अंत में होता है। जैसे सड़क, पढ़ना, लड़की आदि। ये सारे जो बीच में व्यंजन यूज़ हो रहे हैं इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारे ट वर्ग की लाइन थी उसमें भी ड और ढ था, तो यहाँ पर इन दोनों ड ढ में अंतर भी देख लेते हैं। तो देखिए, एक ड से डाक बना और दूसरे ड से सड़क बना। उसी प्रकार एक ढ से ढाल या ढक्कन बना और दूसरे ढ से पढ़ना बना। तो इस प्रकार यहाँ पर आज हमने वर्ण और वर्णमाला के अंतर्गत बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।